हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू कि आप लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे हो, आप उन्हें देख रहे हो और आप पसंद भी कर रहे हो। और दूसरा ये कि ये है हमारा लेक्चर 5। हमने 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं गैशियस स्टेट के। तो इस लेक्चर में हमें कुछ और टॉपिक्स लेने थे। हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लेना था और काइनेटिक थ्योरी लेनी थी, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बट कुछ स्टूडेंट्स का बीच में डाउट था कि दे वांट मोर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस। तो ये जो लेक्चर है, लेक्चर 5 जो अभी मैं अपलोड जो है अभी आप देखने स्टार्ट करोगे, दिस लेक्चर इज टोटली अबाउट न्यूमेरिकल्स। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ अब तक हमने जो भी टॉपिक्स किए हैं उसके मैंने बहुत सारे बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाए हैं। तो अगर मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इफ यू अगर आप ये सोच के देखने वाले हो कि कोई नया टॉपिक होगा, तो कोई नया टॉपिक नहीं मैं कराऊंगा। बट हाँ, मैं काफी सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल्स कराऊंगा जिसमें और छोटे छोटे टॉपिक्स कई सारे कवर होने वाले हैं। तो प्लीज वॉच द कंप्लीट वीडियो फॉर द एंटायर नॉलेज एंड एंटायर कॉन्सेप्चुअल जो भी बीच बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ऑल द बेस्ट। ऑल राइट, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। जैसा कि मैंने पहले बता दिया, दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी ऑल अबाउट क्वेश्चन, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस की बात करेंगे। दिस इज लेक्चर 5 टॉकिंग अबाउट गैसियस स्टेट केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम उठा लेते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का ही, जिसमें देखो यहाँ मैंने अभी टॉपिक लिख दिया डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आगे जो मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा वो एकदम रैंडम होंगे, आपको खुद से सोचना है कि क्वेश्चन कहाँ से है, क्या आया। ठीक है, डाल्टन्स लॉ से पहले मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस लॉ को हमने कल लास्ट वीडियो में खत्म किया था। तो उसी को पहले आप उसको देखेंगे लेक्चर नंबर 4 को, तभी इस चीज को आप और अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन सेज, अगेन आई एम सेइंग दिस वीडियो इज ऑल अबाउट क्वेश्चंस। कुछ भी नया टॉपिक नहीं मैं कराऊंगा, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा। उसी में ही बहुत सारी नई नई बातें मैं आपको सिखाऊंगा। यहाँ पर बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मिक्सचर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। वेरी इजी। बोलता है कि इनमें से कौन सा गैसियस मिक्सचर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इस लॉ में हमने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ में दैट द रिएक्शन मिक्सचर, जो भी हमारा रिएक्शन मिक्सचर होगा, शुड बी, पहली बात तो हमें रिएक्शन उसको बोलना चाहिए, हमें तो बस मिक्सचर बोलना चाहिए। मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिव, यानी कि हमारी जो दो गैसेस होनी चाहिए वो नॉन रिएक्टिव होनी चाहिए, वो आपस में रिएक्ट ना करें। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। वैसे तो आपको देखते ही इसका आंसर समझ में आ गया होगा। पहले बी ऑप्शन की बात करता हूं मैं। तो CO2 प्लस N2 की अगर बात करें तो यस, नो रिएक्शन। इसी तरीके से CO प्लस CO2 को आप एक बीकर में ले लीजिए, नो रिएक्शन। CO प्लस N2 को एक बीकर में ले लीजिए, नो रिएक्शन। तो यानी कि फिर रिएक्शन हुआ किसमें, पहले वाले में। क्योंकि अगर आप SO2 गैस को व्हेन यू मिक्स विद Cl2 गैस, सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO2 Cl2 गैस। यानी कि क्या हुआ, ये दोनों गैसेस ने आपस में रिएक्ट किया। These two gases have reacted with one another. So after the reaction एक नया प्रोडक्ट बन गया जिसका जो प्रेशर है हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से मेजर नहीं कर सकते। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, मैं रिपीट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन में उसने ये बोला है कि कौन सी जो गैसियस मिक्सचर है डाल्टन्स लॉ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जो उसको नहीं फॉलो करेगा डाल्टन्स लॉ को। डाल्टन्स लॉ की कंडीशन है कि जो हमारा रिएक्शन गैसियस मिक्सचर होना चाहिए दैट शुड बी नॉन रिएक्टिव इन नेचर, वो आपस में रिएक्ट ना करें। तो रिएक्ट ना करें तो जो रिएक्ट कर जाएगा उसके लिए हमारा लॉ फेल हो जाएगा। तो इसीलिए फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आओ देखो इसमें हमें क्या करना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो बोलता है व्हाट विल बी, मैं आपको ये भी कहूंगा कि आप कोई भी वीडियो देखते देखते ही, जैसे जब तक मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं तब तक आप स्क्रीन को रोक के या स्क्रीन को पॉज करके एक बार फटाफट से खुद भी करने की कोशिश किया करो, उससे तुम्हें ज्यादा प्रैक्टिस होगी। अदरवाइज मैं तो करवाऊंगा ही आपको, बट जितना अच्छे से खुद करोगे उतना अच्छा तुम्हें समझ में आएगा। ओके, बोलता है व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर, pressure of the gas mixture when 0.5 liter of hydrogen at 0.8 बार, यानी कि पहले से उसका हमें प्रेशर दे रखा है, एंड 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट 0.7 बार आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ 1 लीटर वेसल एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो बोलता है कि 0.5 लीटर हमारे पास हाइड्रोजन थी और 2 लीटर हमारे पास ऑक्सीजन थी। दोनों देखो, पहले क्या था मेरे पास, ये जो देखो आप गैस की वॉल्यूम नहीं होती है, वॉल्यूम कंटेनर की होती है। यानी कि हाइड्रोजन पहले जिस कंटेनर में था उसका जो वॉल्यूम था दैट इज 0.5 लीटर। ये मैंने 0.5 लिख दिया। 0.5 लीटर, इसके अंदर क्या थी, हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन जिस कंटेनर में थी उसके अंदर हमारे पास उसकी जो वॉल्यूम थी दैट इज
2 लीटर, 2.0 लीटर। ठीक, इन दोनों को हमने प्लस किया और इन दोनों को हमने एक कंटेनर में डाल दिया जिसकी वॉल्यूम क्या हो गई 1 लीटर। अब इस 1 लीटर के अंदर दोनों चीजें हैं मेरे पास, H2 भी है और O2 भी है। ये दोनों H2, ये भी इसके अंदर चला गया और ये भी इसके अंदर चला गया, दोनों चीजें इसके अंदर चली गई। ओके, अब हमें ये बताना है कि इसके अंदर व्हाट इज द टोटल प्रेशर, हमें पी टोटल का यहाँ पर वैल्यू बताना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि पी टोटल इज नथिंग बट पीटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो यानी कि कुल मिला के हमें निकालना क्या है, वी नीड टू कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द टू गैसेस। तो हमें पार्शियल प्रेशर यहाँ पर चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम हाइड्रोजन के लिए डील कर देते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन तो, और पार्शियल प्रेशर इन 1 लीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे इसकी P1, क्योंकि देखो अब हम इसमें क्या लगा सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 की जो वैल्यू इसने हमें दे रखी है दैट इज 0.8 बार, यानी कि दिस इज द इनिशियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। P2 हमें निकालना है, P2 वो हो जाएगा जो 1 लीटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी। V1 हमें दे रखा है, V1 इज गिवन टू बी 0.5 लीटर और V2 भी हमें दे रखा है दैट इज 1.0 लीटर। ये सारा कुछ हमें दे रखा है, बस यहाँ पर हम बॉयल्स लॉ अप्लाई करेंगे, P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। आप इसको सॉल्व करके देख लो, यहां से जो P2 आ जाएगा, P2 इज नथिंग बट पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 0.40 बार। यहां से इसकी एक वैल्यू मिल गई आपको। सिमिलरली सेम चीज हम ऑक्सीजन के लिए भी करेंगे। ऑक्सीजन के लिए भी हमें, अब इसको मैं P1 डैश लिख रहा हूं क्योंकि ये ऑक्सीजन की बात चल रही है, इसकी जो वैल्यू हमें दे रखी है ऑलरेडी, दिस इज गिवन टू बी P1 डैश इज 0.7 बार, ये जिसको मैंने अनसर्कल कर दिया 0.7 बार। ओके, P2 हमें निकालना है, सो आई एम मार्किंग इट टू बी P2 डैश, दिस इज अननोन। V1 हमारे पास हो जाएगा, V1 डैश में कर रहा हूं, V1 डैश इज 2 लीटर और V2 जो हो जाएगा, अब देखो V2 सेम है बट फिर भी चलो V2 डैश लिख दिया मैंने, दिस इज 1 लीटर। यहां से आप सॉल्व करेंगे सो आपको P2 डैश यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का जो वैल्यू मिल जाएगा दैट इज 1.4 बार। ओके, अब देखो यहां से आपको दोनों के दोनों पार्शियल प्रेशर्स मिल गए। अब आप जानते हो कि जो टोटल प्रेशर क्या होता है, दैट इज सम ऑफ पार्शियल प्रेशर। सो टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, सॉरी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। इन दोनों चीजों को आप ऐड करोगे सो दिस विल बिकम 1.4 plus 0.4 is equal to 1.8 bar. So this is your answer. 1.8 bar is the total pressure in the 1 liter container when both the gases are mixed. This is the value of total pressure जो कि उसने हमसे पूछी है, total pressure in 1 liter container। 1 लीटर का जो कंटेनर है उसमें टोटल प्रेशर का वैल्यू आपका 1.8 बार आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक और एमसीक्यू करेंगे हम यहाँ पे। द पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इन अ फ्लास्क कंटेनिंग 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ SO2 इज। बहुत ही आसान क्वेश्चन कि पार्शियल प्रेशर हमें बताना है ऑक्सीजन का, सॉरी हाइड्रोजन का, यानी कि हमें P ऑफ H2 बताना है और जो गिवन डेटा है हमें दिस इज अननोन, सॉरी P ऑफ H2 इज अननोन एंड द गिवन डेटा इज 2 ग्राम ऑफ H2 एंड 32 ग्राम ऑफ SO2। अब अगर 2 ग्राम H2 की बात करें तो यानी कि H2 हमारे पास कितनी हो गई, 1 मोल हाइड्रोजन हो गई हमारे पास, यानी कि इसको मैं ग्राम्स की बजाय इसको मैं मोल्स में लिख रहा हूं, यानी कि 1 मोल H2 की बात चल रही है और 32 ग्राम SO2 का मतलब हो गया 0.5 मोल SO2। 0.5 मोल SO2 मैंने क्यों बताया, क्योंकि 64 इसका मोलर मास है तो 0.5 मोल्स इसके आ जाएंगे। ओके, अब हम जानते हैं कि द प्रेशर ऑफ H2 इज इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2, यानी कि हमारे पास अब टास्क रह गया हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकालना है। सो द मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 1। मैं पहले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO2। सो दिस विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.5, तो दिस विल बिकम 1 अपॉन 1.5 यानी कि 2/3। ये तो आ गई हमारी मोल फ्रैक्शन। बस अब इसको हम इसमें यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में। सो दिस विल बिकम, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद प्रेशर ऑफ H2 विल बिकम PT इनटू 2/3, यानी कि द आंसर इज 2PT/3। आपको दिख गया होगा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यस, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसी तरीके के बहुत ही आसान से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बट आप गलती कर देते हो, तो इसीलिए वीडियो है ताकि आप सारे क्वेश्चंस को एक बार देखते हुए चलो और खुद भी करते हुए चलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोलता है कि अ मिक्सचर ऑफ डाइहाइड्रोजन, हमारे पास एक H2 है, डाइहाइड्रोजन H2 की बात हो रही है, एंड डाइऑक्सीजन यानी कि O2 एट 1 बार प्रेशर, ये जो हमें प्रेशर दे दिया दिस इज 1 बार, हमें प्रेशर दे दिया, कंटेन्स
20% बाय वेट ऑफ डाइहाइड्रोजन। ये हमें कॉम्पोजिशन दे दी कि उसमें 20% डाइहाइड्रोजन का वेट है। क्या कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ डाइहाइड्रोजन। अगेन इसमें भी हमसे P of H2 ही मांगा है। ग्रेट। अब P of H2 फिर से पिछले क्वेश्चन की तरह, दैट P of H2 इज नथिंग बट PT इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ H2। ये मोल फ्रैक्शन x मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे जो PT का वैल्यू है वो आपको दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 1 बार। हाँ, ये PT का वैल्यू दे रखा है जो मैंने एनसर्कल कर दिया। ये PT का वैल्यू आपको 1 बार ऑलरेडी दे रखा है। इफ द PT वैल्यू इज 1 बार, बस अब हम इसमें यानी कि हमारा जो टास्क रह गया वो मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन निकालना है। तो मान के चलो लेट टोटल मास ऑफ द मिक्सचर, टोटल मास ऑफ मिक्सचर जो भी हमें मिक्सचर दे रखा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, उसको मैंने मान लिया कि वो मेरा 100 ग्राम है। ठीक है, सो मास ऑफ हाइड्रोजन उसमें कितना हो जाएगा, क्योंकि 20% बाय वेट है, सो मास ऑफ H2 इज नथिंग बट 20 ग्राम्स। 20 हो गया आपके पास, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपके पास, 80 ग्राम्स। मास ऑफ O2 इज नथिंग बट 80 ग्राम्स। बस मास पता चल गया, यहां से हम मोल्स निकालेंगे। सो N ऑफ H2 इज 20/2, क्योंकि 2 हमारा मोलर मास होगा तो ये आ गया मेरे पास 10 मोल्स। ठीक है, सिमिलरली N ऑफ O2 भी हम निकाल लेंगे। दिस इज 80 डिवाइडेड बाय 32, 32 इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज 2.5 मोल्स। ये आ गए आपके मोल्स। जैसे ही आपको मोल्स मिल जाएंगे, अब हम यहां से निकालेंगे मोल फ्रैक्शन। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इज, यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो, 10/10 प्लस 2.5। ठीक है, तो ये आ गई आपकी मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद डायरेक्टली हम P ऑफ H2 यहां से निकाल सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बिकम प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, आपका कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन दैट इज 10/12.5 इंटू 1 बार। तो ये पूरे को सॉल्व करेंगे, सो दिस इज गोइंग टू बी 0.8 बार। सो दिस इज द आंसर। 0.8 bar is the pressure, partial pressure. This is the partial pressure of H2, partial pressure of hydrogen gas when the total pressure is 1 bar. Total pressure PT का वैल्यू मेरा 1 बार था, जिसमें मेरे पास जो partial pressure H2 का आ गया, P of H2 जो आ गया that is 0.8 बार। और इससे क्लियर हो जाएगा तो फिर P of O2 कितना आ जाएगा आपका, जो बच गया that is 0.2 बार। ओके, तो इस तरीके से आप कोई भी प्रेशर वैल्यूज को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक, okay, let's do one more numerical here. So this is the next numerical. Equal volume of two gases which do not react together are enclosed in separate vessels. देखो जैसे मैंने पहले ही बताया था, वॉल्यूम गैसेस की नहीं होती, वॉल्यूम कंटेनर की होती है। अभी दो कंटेनर हैं, इक्वल वॉल्यूम के हैं, उसके अंदर गैसेस एनक्लोज्ड हैं और उनको हमने दो अलग अलग वेसल्स में डाल रखा है। ठीक है, द प्रेशर्स आर 10 मिलीमीटर एंड 400 मिलीमीटर। यहाँ मिलीमीटर एच की बात हो रही है, अगर मिलीमीटर लिखा हो तो यानी कि एमएम की बात हो रही है रिस्पेक्टिवली। इफ टू वेसल्स आर ज्वाइंट टुगेदर then what will be the pressure of the resulting mixture। अब देखो क्वेश्चन में कैसे है स्टेटमेंट, इसको हम इमेजिन करते हैं। मान लीजिए एक वेसल है मेरे पास ये वाला, ठीक है, इस वेसल को मैंने बोला वेसल A, ठीक, ये है वेसल मेरे पास B, ये दो मेरे पास वेसल हो गए। ओके, अब सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है कि इसमें जो है, इसमें भी गैस है, दोनों में गैसेस है, दोनों में गैसेस है हमारे पास। लेट्स से इसके अंदर मेरे पास N1 मोल्स है गैस के, इसमें गैस में N2 मोल्स है। ठीक है, यहाँ पर जो हमें प्रेशर की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट वाले में दैट इज 10 mm, और बी वाले में जो हमें वैल्यू दे रखी है दैट इज 400 mm। अब वो बोलते हैं कि इन दोनों कंटेनर्स को हमने कनेक्ट कर दिया। अब कंटेनर्स को कनेक्ट कर दिया यानी कि मैंने इस तरीके से इसको कनेक्ट कर दिया, या फिर मान के चलो कि बीच में इस तरीके से कोई स्टॉप कॉक लगा हुआ था, अब मैंने वो रिमूव कर दिया। ठीक है, कंटेनर का कनेक्शन हमने यहां पर सेटअप कर दिया। अब जैसे ही इसको मैंने खोला तो आपस में जो सारी की सारी मैं ब्लू से जो है मैं गैसेस दिखा रहा हूं, आपस में गैसेस जो है आपस में मिक्स हो जाएंगी बट रिएक्ट नहीं करेंगी। तो मिक्स होने के बाद उसने पूछा है कि व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द रिजल्टिंग मिक्सचर। जो रिजल्टिंग मिक्सचर बनेगा उसका प्रेशर क्या रहेगा, यानी कि हमें पी फाइनल निकालना है। ओके, अब ध्यान रखेंगे इस बात का कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये इसने हमें क्वेश्चन में बता दिया, वेरी इजी। ओके, अब एक बात बताओ, देखो अब जब पहले इनिशियली अगर मैं बात करूं तो गैसेस जो पहले थे या गैसेस जो बाद में है, एक ही अप्रोच है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको ये सिखा रहा हूँ कि प्रेशर जो है वो हमारे सेम रहेंगे, यानी कि सॉरी नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे इनिशियली थे वही नंबर ऑफ मोल्स मेरे फाइनली हो जाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होंगे नहीं मिक्सिंग से पहले भी और मिक्सिंग के बाद भी। तो इनिशियली मेरे जो नंबर ऑफ मोल्स थे, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ N1 प्लस N2, यानी कि N1 ये वाले हो गए और N2 मेरे ये वाले हो गए, ये वाले। ठीक है, तो ये N1 और N2 मेरे नंबर ऑफ मोल्स हो गए। ऑलराइट, अब इसके बाद अगर N फाइनल की बात करें तो N फाइनल
इन दोनों का सम के बराबर हो जाएगा। अब अगर देखा जाए तो N1 क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स इन कंटेनर A। तो N1 को मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। तो यहां से मेरा N क्या हो गया, PV अपॉन RT। तो अब मैं यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, N1 को आई कैन राइट दैट P1, लेट से यहाँ पर पहले प्रेशर P1 था जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है, P1 इंटू V1, V1 हमारी जो भी कंटेनर है उसकी वॉल्यूम होगी, डिवाइडेड बाय RT। ठीक है, N2 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, P2 V2 डिवाइडेड बाय RT। और N फाइनल के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, P वो वाला प्रेशर जो हमें फाइनली मिलेगा, इसको मैंने PF के नाम से लिख दिया। और फाइनली वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम मेरी कितनी हो जाएगी, इन दोनों कंटेनर्स की वॉल्यूम का सम। और ये जो दो कंटेनर्स हैं इनकी जो वॉल्यूम है वो इक्वल है। ये क्वेश्चन में ये बात हमें पहले दे रखी है कि दे हैव गॉट इक्वल वॉल्यूम्स, तो इनकी जो इक्वल वॉल्यूम है उनका सम के बराबर हो जाएगा। अब अगर मैं यहां से सम को कंसीडर करके चलूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 2V, क्योंकि सम तो 2V हो जाएगा, डिवाइडेड बाय RT। अब RT कॉमन, हर जगह से मैंने काट दिया, कट गया ये RT। तो कुल मिला के अब हमारे पास बचा क्या, अब देखो ये जो V है ये इस V1 और V2 के बराबर ही है, तो ये मैं V से V भी कैंसिल कर दे रहा हूं। तो अल्टीमेटली मेरे पास यहां पर बचा, बिकॉज जो V1 है वही V2 के बराबर है और वही V के बराबर भी है। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट हियर इज, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, PF जो हो जाएगा, PF इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सो PF और 2PF हो जाएगा बेसिकली ये। तो अल्टीमेटली इसको आप सॉल्व करोगे, सो PF विल बिकम P1 प्लस P2 कितना हो जाएगा, 10 और 400, तो यानी कि 410 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, 205 mm। तो आपको दिख गया होगा विच ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बस इतनी सी बात को आपको ध्यान रखना है कि क्या चीज पहले सेम थी, और मतलब इनिशियल और फाइनल में क्या चीज सेम रहने वाली है, बस उसी के अकॉर्डिंग अपनी आइडियल गैस इक्वेशन को घुमा दो और अपने न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल हम यहां पर करेंगे। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से दे रखी है, at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mm ऑफ Hg। ये हमें टेम्परेचर दे दिया, दिस इज टेम्परेचर कंडीशन, this is the temperature condition and this is pressure condition. A gas occupies 600 ml volume, ये हमें वॉल्यूम भी दे दी। ओके, what will be its pressure at height where temperature is 10 डिग्री सेल्सियस। यानी कि उसके बाद हम गैस को एक हाइट पे ले गए और टेम्परेचर मैंने कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 ml। और हमने वॉल्यूम भी जो पहले 600 थी अब वो 640 हो गई है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस को अलग अलग करके लिख लो, तुम्हें अपने आप से आइडिया हो जाएगा कि क्या पूछ रहा है और क्या निकालना है। ठीक है, तो इनिशियल वॉल्यूम नहीं, इनिशियल कंडीशंस में यहां पर लिख दे रहा हूं, जो भी हमारे पास इनिशियल कंडीशंस है। इनिशियल कंडीशन में P1 की बात करें तो P1 आपको कितना दे रखा है, 760 mm, दिस इज गिवन टू यू। V1 की बात करें तो वो भी पता है, विच इज 600 ml, और साथ ही साथ हमें T1 भी पता है, T1 इज 25 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में आप चेंज करोगे तो दिस विल बिकम 298 केल्विन। ठीक है, यहां पर फाइनल कंडीशंस की बात करते हैं, देखते हैं यहां पर हमें क्या दिया है और क्या हमसे पूछा है। फाइनल कंडीशंस में देखें तो P2 हमें निकालना है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। V2 हमें दे दिया, दैट इज इक्वल टू 640 ml, और साथ ही साथ T2 भी हमें पता है, T2 इज 283 केल्विन। मैंने इसको 10 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर लिया। तो बस अब हम कंबाइंड गैस लॉ यहाँ पे यूज करेंगे। अब कंबाइंड गैस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, P1 V1, या फिर अब ये देख लो ना कि नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहेंगे, वही पिछले क्वेश्चन की तरह अगर हम देखें तो नंबर ऑफ मोल्स N1 इज इक्वल टू N2, तो इसको आप ऐसे लिख दो P1 V1 डिवाइडेड बाय T1, ये R इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2 R, R से R कैंसिल, कांस्टेंट। तो अल्टीमेटली व्हाट वी गेट हियर इज P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। बस इसके अंदर हमको वैल्यूज पुट करनी है, सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज 760 mm, साथ में यूनिट्स लिखेंगे, अच्छी आदत है, 600 ml डिवाइडेड बाय, ये मैं इस वाले P1 V1 और T1 के लिए लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय 298 केल्विन इज इक्वल टू P2 इंटू 640 ml डिवाइडेड बाय 283 केल्विन। इसको आप रीअरेंज करेंगे, सॉल्व करेंगे, सो P2 का जो वैल्यू आपको मिल जाएगा दैट इज 676.6 mm। इसको आप सॉल्व करके देख लेना, यू विल गेट दिस आंसर। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, बस आपको देखना है क्या इनिशियल है क्या फाइनल है और क्या चीज नहीं बदलेगी। यहां पर मोल्स नहीं चेंज होंगे, मोल्स विल रिमेन सेम, मोल्स विल बी सेम, मोल्स को हमने सेम रखा, इसीलिए हमने ये वाला रिजल्ट को यूज किया। ठीक, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन।
वेरी इजी क्वेश्चन, बस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो क्वेश्चन कहता है बोरोन फॉर्म्स अ वैरायटी ऑफ अनयूजुअल कंपाउंड्स। देखो बोरोन के कंपाउंड्स हम करेंगे, जब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करेंगे तो बोरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम करेंगे, ठीक है। विथ हाइड्रोजन, यानी कि वो बोरोन हाइड्रोजन के साथ अनयूजुअल कंपाउंड्स बनाता है, ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं बोरोन हाइड्राइड्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम बाद में देखेंगे, अभी तो न्यूमेरिकल करते हैं। अ केमिस्ट आइसोलेटेड 6.3 मिलीग्राम ऑफ वन ऑफ द बोरोन हाइड्राइड्स, मतलब एक केमिस्ट ने 6.3 मिलीग्राम बोरोन हाइड्राइड को आइसोलेट किया, ठीक है। उसके बाद बोलता है इन अ ग्लास बल्ब विद द वॉल्यूम ऑफ 385 ml, मतलब जो कंपाउंड उसने आइसोलेट किया वो एक ग्लास बल्ब में आइसोलेट किया, गैसियस कंपाउंड है जिसका वॉल्यूम जो है ग्लास बल्ब का दैट इज 385 ml। टेम्परेचर दे दिया 25 डिग्री सेल्सियस एंड द बल्ब प्रेशर ऑफ 11 टॉर। अरे बल्ब प्रेशर हम प्रेशर को ही बोलते हैं, कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई ये बल्ब प्रेशर क्या है, प्रेशर ही बल्ब प्रेशर होता है आपका, ठीक है, ऑफ 11 टॉर। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बोरोन हाइड्राइड इन ग्राम पर मोल इज। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी है ये वाला। अब देखो सबसे पहले आप लिखेंगे आपको क्या क्या कंडीशंस दे रखी हैं। अब देखो हमेशा ना ये भी देखा करो कि आपका कौन सा ऑप्शन जल्दी से कैंसिल हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई बोरोन हाइड्राइड है, तो यानी कि उसका फॉर्मूला कैसा होगा, BXHY टाइप का, यानी कि x यहाँ पे x होगा और कुछ y होगा। अब एक बात खुद सोचो कि अगर मैं बोरोन की बात करूं, सो बोरोन का अगर इसने हमसे क्या पूछा, मॉलिक्यूलर मास पूछा है, तो बोरोन का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो ऑलरेडी 3.68 से ज्यादा होगा, तो बोरोन हाइड्राइड का तो इससे भी ज्यादा ही होगा, तो 3.68 तो आंसर कभी भी आपका हो ही नहीं सकता, इसको तो उठा के पहले ही काट दो। अब इन तीनों में से आपको सॉल्व करना है, देखो सॉल्व तो आपको फिर भी करना पड़ेगा, अगर मान लीजिए एक ऑप्शन कट भी गया तो चलिए हम डेटा जो हमारे पास है उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। सो वॉल्यूम हमें दे रखी है 385 ml, दिस इज द वॉल्यूम गिवन टू अस। वेट आपको दे रखा है 6.3 मिलीग्राम, इसको हम ग्राम्स में चेंज करेंगे, सो दिस विल बिकम 6.3 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम्स, ये आपका वेट हो गया। और प्रेशर हमें दे रखा है 11 टॉर। 11 टॉर, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में चेंज करोगे तभी सॉल्व करोगे, तो इसको एटमॉस्फेयर में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, 11/760 एटमॉस्फेयर। ये सारे के सारे यूनिट्स वाली चीजें मैंने अपने फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बताई हैं, प्लीज उसको जाके देखिए, तभी ये समझ में आएगा कि मैंने डायरेक्टली ये कैसे लिखा। अब बस हम अपनी आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे विच इज PV इज इक्वल टू nRT, ये हमारी इक्वेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, W/m RT, मैंने क्या किया यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स को W/m लिख लिया, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यहाँ से हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सो दिस विल बिकम m, ये दिस इज मोलर मास जो हमें फाइंड आउट करना है, सो दिस विल बिकम m इज इक्वल टू WRT/PV। अब देखो इसमें क्या क्या है, W आपको दे रखा है, ये W जो 6.3 है, R आपको पता है, T भी आपको पता है, प्रेशर भी आपको पता है और वॉल्यूम भी पता है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी सुटेबल वैल्यूज है, यूनिट्स का ध्यान रखना, कहीं उठा के 385 ml पुट कर दो वॉल्यूम को, इसको पहले लीटर्स में चेंज कर लेना, जिस हिसाब से यूनिट्स को लोगे उसी हिसाब से सारी वैल्यूज को पुट करना, कन्वर्ट दिस इनटू लीटर, दिस हैज टू बी कन्वर्टेड टू लीटर। उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा दैट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द बोरोन हाइड्राइड। मैं आपको आंसर यहां पर बता देता हूं, सो द करेक्ट आंसर इज बी। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपका बी आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट पढ़ के ऐसा बोरोन हाइड्राइड जैसा कुछ पढ़ के कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आइडियल गैस इक्वेशन है। और हाँ एक बात और याद रखो, अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक जरूर करेंगे, इस लेक्चर में तो हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, इसके न्यूमेरिकल्स के अलावा भी जहां पर भी आपको आइडियल गैस से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस मिलते हैं उसको उठा के कर दो, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप अगले क्लास से पहले 12 से 15 क्वेश्चंस आप अपने पास अपने नोट्स में करके रखो। जो नहीं आएगा वो व्हाट्सएप कर दो और उसको पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बहुत ही आसान, शुरू करते हैं कि व्हाट इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट विल बी द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू कंप्रेस 500 डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट 1 बार टू 200 डेसीमीटर क्यूब एट 30 डिग्री सेल्सियस। बताओ, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, ये आपको दे रखा है टेम्परेचर, ये आपको प्रेशर की वैल्यू दे रखी है और वॉल्यूम में चेंज इतना से इतना लाना है और पूछा है कि कितना प्रेशर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो यानी कि आप देखो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है। टी कांस्टेंट है, P1 दे रखा है आपको, P1 दे रखा है आपको, कितना कहां गया P1, ये 1 बार आपको P1 दे रखा है और V1 भी दे रखा है। साइमल्टेनियसली आपको P2 निकालना है और V2 भी दे रखा है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा कौन सा लॉ लगाना है हमें यहाँ पे, अप्लाइंग बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ लगाने से ही आपका जो न्यूमेरिकल है वो हो जाएगा। चलिए फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ क्या क्या है यहाँ पर।
अब अगर हम यहाँ पर सारी वैल्यूज को देखें, सो P1 इज नथिंग बट 1 बार, दिस इज गिवन अस टू बी 1 बार। P2 हमें निकालना है जो कि हमारे लिए अननोन है। V1 इसने मेरे को दे रखा है 500 डेसीमीटर क्यूब, और V2 भी दे रखा है, V2 इज 200 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, दिस एवरीथिंग इज गिवन टू अस। बॉल्स तो लगाएंगे तो दैट विल बिकम P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यहां से हम P2 के लिए सॉल्व करेंगे, पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1 बार इंटू 500 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू P2 इंटू 200 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, यहां से आप P2 के लिए सॉल्व करेंगे, सो P2 विल बिकम 2.5 बार। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। ऐसे इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। चलिए, तो अब है हमारे सामने एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। मैं कहूंगा कि दिस इज अ गुड क्वेश्चन, फाइन क्वेश्चन। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आने की आप उम्मीद कर सकते हो। अच्छे लेवल का जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही होता है। और चलो देखते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ वेट मीथेन, देखो वेट मीथेन की बात हो रही है यहाँ पे। वेट मीथेन उसको बोलते हैं जिसमें हमारे पास वाटर वेपर साथ में होता है। यहाँ पर लिखा भी है मैंने, सैचुरेटेड विद वाटर वेपर। वेट मीथेन यानी कि मीथेन और साथ में उसके वाटर वेपर के साथ गैसियस मिक्सचर। would you like to would you have to collect at 29 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। ये हमें टेम्परेचर की कंडीशन और प्रेशर की कंडीशन दे रखी है। टू बी श्योर दैट द सैंपल कंटेन्स 244 ml of dry methane at 950 torr, given that vapor pressure of the water at 29 degree Celsius is 30 torr। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या दे रखा है। बोलता है कि हमारे पास एक वेट मीथेन है। मैं एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से आप इसको मैं करके बताता हूं आपको। लेट्स से हमारे पास एक ये कंटेनर है। कंटेनर के अंदर यहाँ पर वाटर, ये जो मैंने ब्लू से दिखाया इसको मान लीजिए दिस इज वाटर। ठीक है, ये हमारा वाटर हो गया कंटेनर के अंदर, दिस इज वाटर। और यहाँ पर इस वेपर वाले सरफेस में वी हैव मीथेन, यानी कि यहाँ पर वी हैव CH4 गैसियस प्लस H2O गैसियस। H2O गैसियस किस लिए? क्योंकि भैया जो वेपर है, जो वाटर है, वो वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। और यहाँ पर जो ये है, दिस इज नथिंग बट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ये मैंने आपको पहले भी कई बार सिखा दिया है। दिस इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, या फिर हम इसको दूसरी चीज क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्वस टेंशन। ये एक्वस टेंशन है हमारा। इसी की वजह से हमारी जो मीथेन है वो सैचुरेट हुई हुई है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये दोनों चीजें हैं। हमें करना क्या है, हमें निकालना क्या, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस एरिया। ये जो सेक्शन है, ये जो मैंने यहां से लेके यहां तक मैं मार्क कर रहा हूं, वी हैव टू कैलकुलेट द वॉल्यूम फॉर दिस पार्ट। इतने हिस्से के लिए मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, यही मेरा क्वेश्चन है। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से उसने हमसे पूछा है कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, और कंडीशन में क्या दिया है, टू बी श्योर दैट द सैंपल कंटेन्स 244 ml। इसके अंदर 244 ml हमारी ड्राई मीथेन है एट 950 टॉर। इसके अंदर जो ड्राई मीथेन है उसकी जो वॉल्यूम इसने मेरे को दी है वो 244 ml है, और उसका प्रेशर इसने हमें 950 टॉर दिया हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन को एक बात ध्यान से सुनना। एक बात बताओ कि अगर मैं बात करता हूं नंबर ऑफ मोल्स की, यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन की बात करूं, नंबर ऑफ मोल्स चाहे मैं वेट में लूं चाहे मैं ड्राई में लूं, क्या कभी भी नंबर ऑफ मोल्स चेंज होंगे? नहीं होंगे। सो NH4 इन ड्राई मीथेन, यानी कि चाहे वो मेरी ड्राई मीथेन हो और वेट मीथेन, चाहे वो वेट मीथेन हो, वो दोनों सेम रहेंगे, इज सेम। दोनों ही केसेस में जो मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन है दे आर गोइंग टू बी सेम। अब ड्राई के लिए मेरे पास डेटा है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपने नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहता हूं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं एन ड्राई। तो एन ड्राई के कॉरेस्पॉन्डिंग दैट इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। हम यहाँ पे अपनी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। अब प्रेशर की वैल्यू दे रखी है 950 टॉर, तो इसको मैं एटमॉस्फेयर में चेंज कर लूंगा। सो दिस विल बिकम 950 अपॉन 760 इनटू वॉल्यूम इसने मुझे दे रखा है 244 ml, इसको मैं लीटर में चेंज कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय 1000। ओके, डिवाइडेड बाय आर और टी की वैल्यू पुट करोगे 0.0821, और टेम्परेचर सेम ही कंडीशंस का दे रखा है, तो टेम्परेचर को भी 29 प्लस 273। यहां से आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स फॉर ड्राई मीथेन मिल जाएंगे। ध्यान रखना, गलती मत करना, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स फॉर ड्राई मीथेन। ओके, सो यहां से आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब नंबर ऑफ मोल्स चाहे ड्राई के हो, और यही नंबर ऑफ मोल्स किसके हो जाएंगे, यही नंबर ऑफ मोल्स मेरे एन वेट के भी हो जाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स सेम रहेंगे चाहे वेट हो चाहे ड्राई हो। तो अब देखो हमें क्या क्या मिल गया और क्या क्या हमसे पूछा है। इसने हमसे पूछी थी वॉल्यूम।
इससे मुझे वॉल्यूम पूछी थी जो कि मेरी वेट मीथेन की होगी। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ओके, अब यानी कि V इज इक्वल टू, यहां से V जो मेरा आ जाएगा दैट इज एनआरटी अपॉन P। अब N तो मुझे मिल गया, N तो मैंने ड्राई का डेटा यूज करके निकाल लिया क्योंकि ड्राई में नंबर ऑफ मोल्स तो सेम है, तो दिक्कत कहां रहेगी, P में। अब एक गलती आप यहाँ पे और कर सकते हो, N तो आप यहाँ से उसको सॉल्व करना, जो भी N का वैल्यू आएगा उसको यहाँ पे पुट करना, इसको सॉल्व करेंगे और यही आपको N का डेटा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, N की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ N ड्राई आर टी बाय पी। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है कि ये P तो हमें दे रखा है दैट इज 1 एटमॉस्फेयर। एक बात का याद रख लो, ये P जो है वो 1 नहीं है। क्यों नहीं है, ध्यान से याद करो, मैंने तुम्हें ये बात सिखा रखी है कि जो ये P है ये 1 नहीं है, क्योंकि ये जो P है दिस इज PT, और हमें यहाँ पर जो P पुट करना होता है दैट इज ओनली द प्रेशर ऑफ वेट मीथेन। इसमें से हमें एक्वस टेंशन यानी कि वेपर प्रेशर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यानी कि कुल मिला के जो फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज V इज इक्वल टू N ऑफ ड्राई मीथेन RT डिवाइडेड बाय P टोटल, यानी कि P टोटल यानी कि कितना, 1 एटमॉस्फेयर माइनस, अब इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, द एक्वस टेंशन यानी कि द वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, माइनस 330 टॉर। इसको आप सेम यूनिट में कन्वर्ट करके सब्ट्रैक्ट करोगे, माइनस करोगे और फिर इसका मुझे आप आंसर निकाल के दोगे। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करोगे इस तरीके के क्वेश्चन को, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं अभी आपको आंसर बता देता हूँ कौन सा है। इसको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे और फिर इसका आंसर निकालोगे। द आंसर शुड बी ए आना चाहिए इसका आंसर। अगर अब भी किसी को इस क्वेश्चन में डाउट है तो वो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है या मुझे कॉल भी कर सकता है, बिकॉज दिस इज अ गुड क्वेश्चन। ये ऐसे कोई टाइम पास क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, करना आना चाहिए आपको। हर एक छोटे छोटे पहलू का ध्यान में रखना है आपको, यहाँ पर ड्राई और वेट वाली बात को भी देखना है, और वाटर वेपर का जो प्रेशर है वो भी माइनस करना है, वेपर प्रेशर को भी माइनस करना है बीच में से, टोटल में से, तभी आपको सही आंसर मिलेगा। अगर आप बिना आंसर किए, बिना माइनस किए भी आंसर निकालोगे तो इनमें से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा, लेकिन वो आंसर फिर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसीलिए सही करो और सही आंसर शुड बी ए। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन सी इज वेरी इजी। एक क्वेश्चन ये वाला बहुत ही आसान सा है, देखो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बोलता है अ वेसल ऑफ 120 ml, हमने 120 ml का वेसल ले लिया, कंटेन्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ गैस एट 35 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री पे उसमें गैस है, एंड 1.2 बार प्रेशर, और उसका जो प्रेशर है दैट इज 1.2 बार, है ना। द गैस इज ट्रांसफर्ड इनटू अनदर वेसल, उसको एक दूसरे वेसल में ट्रांसफर कर दिया गया, ऑफ द वॉल्यूम 180 ml। अब वॉल्यूम हमने बढ़ा दी 180 ml कर दी, एट प्रेशर 35 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वुड बी द प्रेशर, बताओ। कुछ भी नहीं है, सारी के सारी कंडीशन लिखता हूं मैं। V1 मुझे कितना दे रखा है 120 ml, और V2 मुझे दे रखा है 180 ml, ये दो मेरे को वॉल्यूम की कंडीशंस दे दी। P1 मुझे दे रखा है 1.2 बार, और P2 मेरे से पूछा है, और अल्टीमेटली ये P2 मेरे से पूछा है, तो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क। और जो T है वो दोनों ही केसेस में क्या है, 35 डिग्री सेल्सियस, विच इज अ कांस्टेंट। तो आपको पता लग गया होगा कि हमें कौन सा लॉ अप्लाई करना है। सो अप्लाइंग बॉयल्स लॉ, अप्लाई बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। यहां से आप सॉल्व करेंगे, सो P2 जो आपको आंसर मिलेगा दैट इज 0.8 बार। आप इसको सॉल्व करके देख लेना, बहुत ही इजी है, इसको मैं बार बार लिख लिख के नहीं दिखा रहा अब आपको। ओके, आंसर मैंने आपको बता दिया है, यू शुड गेट दिस आंसर व्हेन यू विल सॉल्व दिस। ओके, P2 के लिए एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आ जाएगा ना, P1 V1 डिवाइडेड बाय V2, है ना। इसको आप सॉल्व करोगे सो यू विल गेट 0.8 बार। ठीक है, ओके अब हम एक सिंपल सा क्वेश्चन और करेंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या है, बोलता है अ मैनोमीटर अटैच्ड, देखो मैनोमीटर बैरोमीटर, इसकी मैं पूरी एक अलग स्लाइड बनाऊंगा, मैंने आपको इसकी पूरी एक अलग से वीडियो विल बी देयर जिसमें मैं इंक्लूड करूंगा मैनोमीटर, बैरोमीटर, जितने भी ये प्रेशर मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबकी फंक्शनिंग क्या है, कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपके रिजल्ट्स आते हैं इसमें, उन सबकी एक अलग डिटेल वीडियो है, मैंने आपको पहले भी कहा था बाद में करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं होगा, अभी क्वेश्चन बढ़िया से हो जाएगा। देखो कुछ भी नहीं है, A manometer attached to a flask containing NH3 गैस, एक फ्लास्क है उसके साथ में मैनोमीटर, ये देखो डायग्राम में भी आपको दिख रहा होगा, एक ये फ्लास्क है, ये जो मैंने रेड से कवर कर दिया, इसके अंदर हमारे पास अमोनिया गैस है, उसमें उसको मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैरोमीटर से, ये हमारा बैरोमीटर हो गया, ठीक है। हैज नो डिफरेंस इन द Hg लेवल इनिशियली एज शोन, यानी कि इसमें Hg लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है, ये जो मैंने ब्लैक भरा हुआ है दिस इज नथिंग बट Hg।
ये हमारी मरकरी होती है। मरकरी के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मरकरी के लेवल में डिफरेंस ना होने का मतलब होता है कि इस तरफ से जितना प्रेशर लग रहा है, यहां से जितना प्रेशर लग रहा है, उतना ही प्रेशर यहां से भी लग रहा होगा। दोनों के दोनों प्रेशर हमारे बराबर है, इस वजह से इसके लेवल में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। ठीक है, ये जनरल सी बात है मैनोमीटर के बारे में, इसको आखिर फाइनली हम डिटेल में भी करेंगे। और आपको पता है कि ये वाला जो साइड है, ये वाला ओपन होता है। अब ये वाला साइड अगर ओपन है तो यहां से तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा होगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप जानते हो कितना होता है, 760 mmHg या फिर 76 सेंटीमीटर Hg। अब इस डायग्राम में इसे 76 सेंटीमीटर बोल दिया, और ये डायग्राम में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो कोई बात नहीं, एक ही बात है। ठीक है, तो यानी कि जो अमोनिया भी जो यहां से प्रेशर अप्लाई कर रही होगी इनिशियली, दैट इज 76 सेंटीमीटर, क्योंकि सेम ही तो है ना, लेवल अगर सेम है ना, तो यहां से धक्का लग रहा, ना तो लेफ्ट से धक्का लग रहा, ना राइट से धक्का लग रहा, तो यानी कि द लेवल इज सेम। बोथ जगह जो प्रेशर है दैट इज सेम। तो ये हमें दे रखा है। आफ्टर स्पार्किंग इनटू द फ्लास्क, ये जो फ्लास्क है इसके अंदर हमने स्पार्क कर दिया, इसके अंदर हमने स्पार्क कर दिया। स्पार्किंग इनटू द फ्लास्क, NH3 जो अमोनिया था, NH3 पार्शियली डिसोशिएट्स एज द फॉलोइंग रिएक्शन। यानी कि जैसे ही हमने स्पार्किंग करी, जो NH3 था वो टूट गया किसमें, N2 में और 3H2 में। पूरी तरीके से नहीं, यानी कि कुछ मात्रा में इनमें दोनों में टूट गया। अब टूट के रहेगा तो इसके अंदर ही, तो यानी कि यहां पर जो चीजें हैं वो बढ़ गई। पहले सिर्फ वहां पे अमोनिया होती थी और अब वहां पे चीजें ज्यादा है। तो अब देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो पहले क्या था, 2NH3, लेकिन अब उसका पार्शियल डिसोसिएशन हुआ और वहां पे कौन कौन आ गया, N2 प्लस 3H2। पहले जो अमोनिया के जो प्रेशर अप्लाई कर रही थी अमोनिया केवल और केवल, दैट इज 76, और इधर कितना था, इस इन ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कितना प्रेशर, 0 0। अरे 0 इसीलिए क्योंकि वो थी ही नहीं, ये था तब जब T इक्वल्स टू 0। अब T इक्वल टू T पे बात करें आफ्टर स्पार्किंग, स्पार्किंग के बाद देखो क्या हुआ, नाउ आफ्टर स्पार्किंग इट हैज अ डिफरेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर इन द Hg लेवल इन द टू कॉलम्स। यानी कि इसके बीच में 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो गया। अब देखो डिफरेंस क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहां पर मेरे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए, तो यानी कि यहां पर गैसेस बढ़ गई, तो इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे जो मेरा प्रेशर लगेगा वो ज्यादा लगने लगेगा। तो यानी कि ये वाला जो लेवल है वो थोड़ा सा नीचे को जाएगा। अगर ये नीचे को जाएगा तो इसको ऊपर को आना पड़ेगा, तभी तो डिफरेंस आएगा 6 सेंटीमीटर का। तो 6 सेंटीमीटर जो है हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया जैसे ही हमने स्पार्किंग करी। अब हम मान के चल लेते हैं कि हमारे पास यहां पर डिफरेंस की वजह से, अब देखो क्या हुआ, अमोनिया कुछ मात्रा में कम हुआ, ये वाली चीज जो है वो कम हुई। सो दिस विल बी 76 माइनस 2p। अब मैंने 2p क्यों लिखा, 2p मैंने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे स्टोइचियोमेट्री का भी ध्यान रखूंगा, 2 है, और सामने जो नाइट्रोजन है वो कितना आया होगा, p, और हाइड्रोजन कितना, 3p। जैसा हम इक्विलिब्रियम में करते हैं वैसे ही हमने यहाँ पर चीजों को सेट करके लिख लिया। पहले मेरा जो प्रेशर होता था, p इनिशियल जो होता था, दैट इज 76 सेंटीमीटर। ओके, अब अगर P फाइनल की बात करूं, P टोटल P फाइनल की बात करूं, तो वो तो इन सबका सम हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 76 माइनस 2p प्लस p प्लस 3p। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 76 प्लस 2p, अरे प्लस 4 माइनस 2 प्लस 2p आ जाएगा। अब ये वाली जो 76 प्लस 2p वाली टर्म है, 76 प्लस 2p जो है, ये मेरा हो गया टोटल प्रेशर। अब एक बात का ध्यान रखो कि ये जो 2p है, अब देखो यहाँ पे प्रेशर बड़ा होगा तभी तो ये कॉलम नीचे गया होगा लेफ्ट हैंड साइड पे। सो दिस 2p इज द एक्स्ट्रा प्रेशर आफ्टर स्पार्किंग। इसको मैं बोल सकता हूं दिस इज द एक्स्ट्रा प्रेशर जो कि स्पार्किंग की वजह से आया। अब अगर यही एक्स्ट्रा प्रेशर है तो एक्स्ट्रा प्रेशर की वजह से डिफरेंस कितना क्रिएट हुआ था, 6 सेंटीमीटर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं दैट 2p इज नथिंग बट 6 सेंटीमीटर, मतलब उसके एनालॉगस हो गया ना। तो दिस विल बिकम दैट p इज एनालॉगस टू 3 सेंटीमीटर Hg, यानी कि जो प्रेशर हो गया वो 3 सेंटीमीटर Hg हो गया। अब इसने मुझे यहाँ पे पार्शियल प्रेशर पूछा है, तो बस बहुत ही आसान है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 76 माइनस 6, क्योंकि 2 इंटू पी करेंगे ना, तो दिस विल बी 70 सेंटीमीटर Hg। ये आपका आ गया अमोनिया का। अगर N2 का उसने पूछा है तो N2 का सिर्फ और सिर्फ आपका P ही हो जाएगा, तो N2 विल बिकम 3 सेंटीमीटर Hg। और H2 का अगर पूछा है P ऑफ H2 दैट इज 3 इंटू 3, यानी कि 9 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ठीक है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल, मतलब आसान है, कुछ डिफरेंट कोई डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बट इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको करने की कोशिश करना, ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो हमसे ये बोल रहा है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस द डेंसिटी ऑफ अ गैसियस ऑक्साइड इज 2 बार। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो गैसियस कोई भी ऑक्साइड है, हमें नहीं पता रैंडम, उसकी जो उसका जो प्रेशर है दैट इज 2।
एट 2 बार इज सेम एज दैट ऑफ, यानी कि प्रेशर जो है वो हमारा 2 बार है और जो उसकी डेंसिटी है इज सेम एज दैट ऑफ नाइट्रोजन एट 5 बार, यानी कि नाइट्रोजन की डेंसिटी जो 5 बार पे होती है उसकी वही डेंसिटी 2 बार पे होती है। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ दैट गैसियस ऑक्साइड? अब जो गैसियस ऑक्साइड है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? तो क्यों ना हम अपना डेंसिटी वाला ही फॉर्मूला यूज करें। अगर आपको याद हो तो डेंसिटी के लिए भी हमने एक फॉर्मूला निकाल दिया था, इफ यू रिमेंबर। डेंसिटी का जो हमारा फॉर्मूला आता था दैट इज मॉलिक्यूलर मास इनटू प्रेशर डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, अब यहां पर आपको याद हो कि एट, क्योंकि एट द सेम टेम्परेचर, एट दैट टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस डेंसिटी इज सेम। डेंसिटी जो उसने मेरे को बोली है वो सेम बोल दिया, यानी कि जो नाइट्रोजन की है और उसकी है वो डेंसिटी सेम है। तो यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू D2। अब D1 हो जाएगा मेरा कोई भी ऑक्साइड के लिए जिसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं, इसको मैं लिख लेता हूं गैसियस ऑक्साइड जिसको हमें निकालना है। ठीक है, और D2 मैं लिख लेता हूं नाइट्रोजन के लिए। अब इसकी मैं वैल्यूज पुट कर देता हूं तो दिस विल बिकम M1, यानी कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड इनटू P1 डिवाइडेड बाय RT। दिस इज इक्वल टू M2 इंटू P2 डिवाइडेड बाय RT। अब देखो क्या कैंसिल होता दिखाई दे रहा है तुम्हें, RT से RT, क्योंकि कांस्टेंट है भैया और तो कुछ कैंसिल हो नहीं रहा है। तो यहां से हमें मिल गया दैट M1 इज इक्वल्स टू, क्योंकि M1 मुझे निकालना है, M1 इज इक्वल टू M2 P2 बाय P1। अब मॉलिक्यूलर मास ऑफ यहां पर हमें नाइट्रोजन पुट करना है, सो दैट इज इक्वल टू 28, और मॉलिक्यूलर और प्रेशर कितना है नाइट्रोजन का 5, और गैसियस ऑक्साइड जो है उसका प्रेशर इज 2। इसको आप सॉल्व करेंगे सो M1 मुझे मिल जाएगा यहां से कितना, दैट इज बिकम 70 U। तो यानी कि दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड। बस इतना ही क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से कर लो, चाहे आप अलग से डेंसिटी निकाल के फिर उसको अलग से पुट करके कर लो, जैसे आपको पसंद है आप वैसे कर लो। मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैसियस ऑक्साइड, ठीक है। इस तरीके के इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं। हर तरीके के क्वेश्चन के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा और तैयारी करनी होगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, टू ग्लास बल्ब्स A and B at same temperature are connected by a very small tube having a stopcock. Bulb A has a volume of 100 centimeter cube and contains gas while bulb B was empty. On removing the stopcock, the pressure falls to 20%. The volume of the bulb B is. अब देखो इस क्वेश्चन को आप बिना बिना कुछ लिखे सिर्फ मन में भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो। तो 30 सेकंड्स लो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बस आपको एक बार हिंदी में बता देता हूँ कि क्या क्वेश्चन में हो रहा है। मान लीजिए आपके पास एक ये बल्ब है, इस बल्ब को मैंने बोला ए और ये बल्ब है बी। ठीक है, बल्ब ए जो है, बल्ब ए में आपके पास गैस है, बल्ब ए का जो इन्होंने दे रखा है मुझे वॉल्यूम दैट इज 100 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इसके अंदर मेरे पास इन्होंने कुछ गैस कंटेन करके दे रखी है। अब ये दोनों आपस में कनेक्टेड है बाय स्मॉल ट्यूब। ठीक है, ये स्मॉल ट्यूब है हमारी और इसके बीच में इन्होंने हमें स्टॉप कॉक लगा के दे रखा है। ठीक है, बोलता है कि कुछ समय बाद हमने स्टॉप कॉक को रिमूव कर दिया तो गैस जो बल्ब ए से है वो बल्ब बी की ओर मूव करना शुरू करेगी इस तरीके से, यानी कि गैस जो है वो एक बड़ा वॉल्यूम एक्वायर कर लेगी जैसे ही वो बी की तरफ जाना शुरू करेगी, क्योंकि फिर ये दोनों एक ही सिस्टम बन जाएंगे। ठीक है, और पूरे समय में टेम्परेचर की जो बात हो रही है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है और गैस हमने कहीं से इंट्रोड्यूस नहीं की तो हम ये कह सकते हैं कि जो पीवी रहेगा दैट इज आल्सो कांस्टेंट। और अगर पीवी कांस्टेंट है तो यानी कि हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पे बॉयल्स लॉ। ओके, अब जरा ध्यान से देखो, बॉयल्स लॉ में कहता है कि पीवी इज कांस्टेंट। अब अगर पीवी कांस्टेंट की बात चल रही है तो ऑन रिमूविंग द स्टॉप कॉक द प्रेशर फॉल्स टू 20%, यानी कि प्रेशर जो है वो 20% हो गया। मतलब जैसे अगर मान लीजिए पहले प्रेशर 100 था तो अब प्रेशर कितना रह गया, 20 रह गया, यानी कि डिवाइड बाय 5 हो गया। तो यानी कि अगर प्रेशर पहले, तो ये एक इनिशियल कंडीशन मैंने ले लिया P1 और V1। ठीक है, तो अब इसको जो होना पड़ेगा बराबर, वो किसके बराबर होना पड़ेगा, P2 और V2। तो कुल मिला के अगर अब इसको सॉल्व करोगे तो यहां से देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास, तो P, अब V1 हमें दे रखा है कितना 100, तो P इंटू 100, P2 जो दे रखा है, P2 आपको बोला है कि वो इसका 1/5 हो जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ P/5, और V2 आपको निकालना है। V2 नहीं निकालना, मतलब ये V2 यहां से आपका निकल जाएगा। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो V2 आपको निकल के आ गया 500 ml, यानी कि V2 500 ml इज द टोटल, सॉरी ml नहीं, ml या फिर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब इसने दे रखा है। तो V2 जो है दैट इज द टोटल वॉल्यूम, जो कि हमारी लास्ट में हो जाएगी, यानी कि V2 वॉल्यूम पे जो हमारा प्रेशर होगा दैट इज P/5। वो कब होगा, V2 वॉल्यूम पे। अब इसमें से V2 जो है उसमें से 100 तो हमारे पास ऑलरेडी वॉल्यूम है ही है, 100 सेंटीमीटर क्यूब इज ऑलरेडी देयर, किसका, A का। तो यानी कि B का कितना होना चाहिए कि टोटल जो है हमारा 500 हो जाए, यही क्वेश्चन है।
तो बस अगर A का 100 ऑलरेडी है तो B का कितना होना पड़ेगा 400, ताकि टोटल वॉल्यूम जो है वो 500 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, दोबारा से देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते होते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन हम और करेंगे, मतलब एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम और करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हमें एक रिलेशन डेवलप करना है, बहुत ही आसान सा ही क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या इन्होंने हमें डेटा दे रखा है और क्या निकालना है। प्रेशर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एन आइडल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज फाउंड टू बी 2 बार, यानी कि प्रेशर 2 बार है, टेम्परेचर इतना है 27 डिग्री सेल्सियस है। व्हेन 2 ग्राम ऑफ द अनदर आइडल गैस बी इज इंट्रोड्यूस इन द सेम फ्लास्क, यानी कि एक फ्लास्क था, इसके अंदर ए था, ए का जो हमारे पास प्रेशर ए था हमारे पास कितना 1 ग्राम, ठीक है, इसका जो प्रेशर इसने हमें दे रखा था दैट इज 2 बार। ओके इसी के अंदर हमने गैस को इंट्रोड्यूस किया बी को इंट्रोड्यूस करने से सेम फ्लास्क में ही इंट्रोड्यूस किया एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी हमारा क्या रह रहा है कांस्टेंट, टेम्परेचर वी आर नॉट चेंजिंग, द प्रेशर बिकम्स 3 बार, यानी कि जो पीटी हो गया फाइनल प्रेशर जो हो गया टोटल प्रेशर फाइनली दैट इज 3 बार। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन द मॉलिक्यूलर मासेस, इनके मॉलिक्यूलर मासेस में हमें रिलेशन को डेवलप करना है। ठीक है तो मॉलिक्यूलर मास हम मान लेते हैं कि जो ए का मॉलिक्यूलर मास है उसको मैंने बोल दिया Ma, और जो बी का मॉलिक्यूलर मास है उसको मैंने बोल दिया Mb, ये हमने मान के चल लिया। ठीक है लेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए क्या आ जाएगा गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, अब गिवन मास कितना है 1 और मॉलिक्यूलर मास कितना Ma। सिमिलरली आप Nb निकाल लोगे, Nb जो हमें दे रखा है, अब इन्होंने जो बी गैस है, बी गैस का इन्होंने हमें कितना, इन्होंने हाँ बी गैस की भी इन्होंने हमें बता रखा है गिवन वेट दैट इज 2 ग्राम, तो यानी कि 2 डिवाइडेड बाय Mb, ये हो गए हमारे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ठीक है अब हम प्रेशर का भी डेटा लिख लेते हैं, प्रेशर में जो Pa का वैल्यू दे रखा है दैट इज 2 बार, और टोटली हमारा जो प्रेशर है वो 3 बार हो जाता था, तो यानी कि Pa प्लस Pb जो होगा दैट इज टोटल 3 बार, तो Pa उसमें से 2 बार है तो Pb आपका कितना हो गया 1 बार। ठीक है ये हमारा प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स का डेटा आ गया, अब इसी के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। अब हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू आइडल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू nRT, यहां से हमें आगे डील करना है PV इज इक्वल टू nRT। अब ये चीज मैं दोनों गैसेस के लिए अप्लाई कर लेता हूं, तो यहां से आ जाएगा PAV तो सेम ही है इज इक्वल टू NART, RT भी कांस्टेंट है, एंड PBV इज इक्वल्स टू NBRT, यानी कि जो प्रेशर है वो केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है, ये बात तो हम कई बार पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रेशर सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। अब क्या कीजिए इन दोनों की आप उठा के रेशो ले लो, ये जो PA और PB है जस्ट टेक द रेशो ऑफ बोथ दीज टू, तो यहां से मेरे को क्या मिल जाएगा PA अपॉन PB, क्योंकि V से V कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू NA अपॉन NB, बाकी सब कुछ कैंसिल हो जाएगा बिकॉज बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। अब Na का हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, Na इज 1 अपॉन Ma, और Nb का वैल्यू पुट करेंगे दैट इज 2 अपॉन Mb, यहां से हमने वैल्यूज पुट की, सो दिस इज गोइंग टू बिकम, यानी कि Pa अपॉन Pb इज इक्वल्स टू Mb अपॉन 2 टाइम्स ऑफ Ma, यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया। अब यहां से आगे बढ़ेंगे हम, यहां से जैसे मैंने आगे देखा तो इसके बाद आप Ma और Mb के बीच में रिलेशन चाहिए तो इस वाली चीज को उधर ले जाओ, सो Mb अपॉन Ma, देखो रिलेशन तो मिल ही गया वैसे आपको, इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ Pa बाय Pb, और Pa और Pb की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, सो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1, तो यहां से रिलेशन हमें मिल जाएगा Mb इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ Ma। वेरी इजी रिलेशन, इस तरीके के रिलेशन आपको देखो 4 ऑप्शन दे देगा वो, और चारों में से कोई एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जो इस तरीके के रिलेशन के बारे में बात कर रहा होगा, सो दिस वुड बी योर आंसर, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, Ma इज इक्वल्स टू Mb बाय 4, एक ही बात है। ठीक है इनमें से कोई एक ऑप्शन होगा उस पे आप टिक करके आ जाना। ओके चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहां स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बात हो रही है, इन अ पर्टिकुलर गैसियस मिक्सचर इज 1:4, यानी मासेस का रेशियो 1:4 दिया है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज, अब ये तो गैसियस का भी क्वेश्चन नहीं है, ये तो सिंपल कोई भी क्लास 11th का स्टूडेंट आराम से कर सकता है। देखो कैसे करना है, हमें दे रखा है कि मास इसका जो रेशियो है मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, इनका जो रेशियो दे रखा है दैट इज 1:4। ठीक है हमें इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो पूछा है, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो निकाल लेते हैं, जो मोल्स का रेशियो होगा वही मॉलिक्यूल्स का रेशियो होगा, क्योंकि अल्टीमेटली Na से Na कट जाएगा ना आपका एवोगैड्रोस नंबर, सो N of O2 डिवाइडेड बाय N of N2,
तो अब नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या कैसे लिख सकता हूँ, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इसको मैं उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सो दिस विल बिकम W of O2 divided by M of O2 divided by W of N2 divided by M of N2. इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, so this will become 1/4 into 28 by 32. इसको सॉल्व करेंगे तो 4 कटेगा 28 से, so this will become 7. So the answer will be 7 by 32. सिर्फ ये करना था क्वेश्चन में, और क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज पार्ट बी. बहुत इजी सा क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं था दिमाग लगाने वाला, बस आपको क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, गलती मत करना रीड करते हुए. चलो अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर. अगले क्वेश्चन में बोलता है कि द डेंसिटी ऑफ अ गैस इज फाउंड टू बी 4.65 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड एट 2 बार प्रेशर. तो ये सारा डेटा मुझे दे रखा है, डेंसिटी दी है, टेम्परेचर भी दिया है और प्रेशर भी दिया है. व्हाट विल बी द डेंसिटी एट एसटीपी. तो एसटीपी पे बता दीजिए इसकी डेंसिटी क्या होती है. सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज मास इनटू प्रेशर डिवाइडेड बाय आर टी. ये हमने लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, सेकंड थर्ड या फोर्थ लेक्चर में, आप देखो उन्हीं सभी लेक्चर्स में आपको ये मिल जाएगा. अब हमें देखो सेम क्या क्या दे रखा है. अब हमें सेम यहाँ पर दे रखा है. अब देखो हमारे पास जो गैस है वो सेम है. ओके, सो फॉर द सेम गैस तो हम ये लिख सकते हैं फॉर सेम गैस, क्योंकि गैस की बात सेम हो रही है. डिफरेंट क्या है, डिफरेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि हमारा जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो हमने यहां पर चेंज कर दिया है. तो यानी कि अगर गैस सेम है तो हमारा m जो है वो सेम ही रहने वाला है, m में तो कोई फर्क नहीं होगा. तो यानी कि m को अगर मैं रीअरेंज करके लिखना चाहूं तो दिस विल बिकम DRT बाय P. इस तरीके से आ जाएगा हमारे पास. तो कुल मिला के मैं ये लिख सकता हूं, और इसी तरीके से ये हमारे पास जो m है वो सेम रहने वाला है. तो अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो वी कैन राइट दैट D1 अपॉन D2, यानी कि दोनों की डेंसिटीज हो जाएंगी, दैट इज दी P1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2. आप इसको रीअरेंज करके देख लीजिए, मास को कॉमन रखिए जैसे हमने बाकी, क्योंकि R से R कैंसिल हो जाएगा, ध्यान रखना. देखो मैं करके दिखा देता हूं, M1 इज इक्वल टू M2, इस तरीके से आ जाएगा. तो M1 के केस में आपके पास जो डेटा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D1 R T1 बाय P1 इज इक्वल्स टू D2 R T2 बाय P2. अब यहाँ से कैंसिल क्या क्या हो जाएगा, R से R कैंसिल कीजिए, और यहाँ से D1 और D2 का रेशो अगर आप लेंगे तो आपको यही वाला टर्म एग्जैक्टली मिल जाएगा. ओके, सो ये मैंने डायरेक्ट इसीलिए इसको ऐसे लिख दिया है. आप करके देखना चाहते हो आप करके भी देख सकते हो. बस अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमें क्या क्या डेटा गिवन है. हमें देखो अब गिवन क्या क्या है यहाँ पे, मैं यहीं पे ही इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व कर रहा हूँ. सो द गिवन इज द वैल्यू ऑफ D1 आपको दे रखा है 5.46 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, दिस इज गिवन. T1 भी आपको गिवन है, T1 इज इक्वल टू 27 डिग्री सेल्सियस यानी कि 300 केल्विन, और P1 भी गिवन है, दैट इज 2 बार. ओके, और दूसरी कंडीशन हमें STP गिवन है, और STP जो हमारा डेटा होता है दैट इज D2 हमें निकालना है, दैट इज क्वेश्चन मार्क. T2 हमें पता है STP पे हो जाएगा 0 डिग्री यानी कि 273 केल्विन, और P2 आप यहां पर लेंगे 1 बार, अप्रोक्सीमेटली 1 बार ही हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लोगे. तो बस अब ये सारा डेटा को हमें इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में. तो आप इसको अगर सॉल्व करेंगे सो दिस विल बिकम, मैं यहाँ पर इसको इसके बाद सॉल्व कर रहा हूँ. सो द कंप्लीट इक्वेशन विल बिकम 4.56 डिवाइडेड बाय D2 इज इक्वल टू 2 इंटू 273 डिवाइडेड बाय 300 into 1. So for this when you will find D2 it will come out 3 gram per decimeter cube. So this is the answer for density. So इसी के साथ हमने काफी सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं. तो आई थिंक ये लेक्चर इतने, आज के लिए हमारे इतने न्यूमेरिकल्स बहुत है. देखो मैंने तुम्हें पहले दिन से बता रखा है कि हम 50 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं लेंगे, क्योंकि उसके बाद क्लास बोरिंग हो जाती है और आप देखते भी नहीं हो. यहाँ तक भी आप लोग देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है. तो एनीवेज नेक्स्ट क्लास में हम जो बचे कुछ और कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, मैंने सोचे थे 1-2 न्यूमेरिकल में और लूंगा, उसको मैं कंप्लीट करूंगा, और फिर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को भी स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. सारे के सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से देखना, उनको एक बार दोबारा प्रैक्टिस करके देखना. और इनके साथ वो वाले जो एग्जाम्पल है जिसमें 2 गैसेस को मिक्स करते हैं, तो किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट्स में लिखा भी था कि सर उस तरीके के क्वेश्चंस करो, तो मैंने हर तरीके के क्वेश्चन को इंक्लूड करने की कोशिश की है. आप इन सारे वीडियोस को ऑब्जर्व ध्यान से देखो,
और एग्जाम्पल्स को सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, और इसके सिमिलर कुछ क्वेश्चंस को आप खुद से सॉल्व कीजिए, और नहीं आ रहा होगा तो उसको डाउट्स में पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और stay tuned for more video lectures of all the topics. Okay, thank you so much. Hey everyone, so this was the video lecture number 5. I hope आपको ये lecture अच्छा लगा होगा, and if you like the lecture, please subscribe the channel and please share it among your friends. Thank you so much.